नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और समय है धारावाहिक के अगले भाग का, भाग 17। उम्मीद करती हूँ आप सारे धारावाहिक क्रमवार सुन रहे होंगे। यदि किसी कारण से कोई धारावाहिक रह भी गया हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और धारावाहिक में जितने भी पात्र आए हैं उन सब के बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और समस्या हो या कोई और बतलाना चाहें तो श्रोतागण कृपया कमेंट बॉक्स में सूचित करें। मेरा कोई धारावाहिक ना सूचे, आप लोगों से कोई भी ना छूटे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद जी। पिछले भाग में आपने देखा कि मम्मी के कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी और मालती जी के कॉलेज की छुट्टियां होने के बाद वह घर में बहुत परेशान ही थी। गुड़िया और दीपक उनको अपनी तरह से ही तंग कर रहे थे, परंतु मम्मी का एकमात्र लक्ष्य जो कि सरकारी नौकरी पाना था और इसके लिए वह बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और सरकारी पेपरों के लिए भी तैयारी कर रही थी। अब मम्मी के कॉलेज में इम्तिहान के लिए तो छुट्टियां हो गई थी, परंतु उन्हें पापा के बिना में रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुचि ने रेवती को बताया कि उस समय मोबाइल जैसी तो कोई चीज़ थी ही नहीं और उनकी चाची के घर तो फ़ोन भी नहीं था। पापा के दुकान और घर का फ़ोन नंबर भले ही मम्मी के पास था, परंतु वह बाहर जाकर फ़ोन करे भी तो किससे करें। ना तो वे घर पर फ़ोन कर पाती थी और ना ही दुकान पर। उस समय मोबाइल चलन में नहीं थे ना। और पापा तो थे भी ऐसे ही मस्त मौला। उनके बहुत सारे दोस्त, कॉलेज में लड़के ही नहीं बहुत सारी लड़कियां भी पापा को बहुत पसंद करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी पापा मम्मी के साथ घूमते थे। रुचि ने रेवती को बताया। इस बात का तो मम्मी को बहुत गर्व था। रुचि रेवती को अपने घर के बारे में, अपने पापा के बारे में बतलाए ही जा रही थी। उसने बताया पापा के पास हो सकता है सोचने को बहुत कुछ रहा हो, लेकिन मम्मी को तो सिवाय पापा के कुछ सूझ ही नहीं रहा था। शायद एक पुरुष और एक स्त्री के प्रेम में यही तो एक फ़र्क है कि स्त्री खुद ही बंधन स्वीकार करती है। वह खुद ही प्रेम में पड़ने के बाद स्वयं को प्रेमी के प्रेम में ही कैद कर लेती है। स्त्री का अपना संपूर्ण जीवन उस प्रेमी से ही शुरू होकर उस प्रेमी पर ही खत्म होता है। प्रेम के सिवा ना तो उसकी कोई अभिलाषा होती और ना ही कोई मांग। लेकिन पुरुष का प्रेम बंधन से बंधा हुआ नहीं होता, उसका प्रेम विस्तार मांगता है। पुरुष को प्रेम भी चाहिए, घर भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, भौतिक सामान भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। और शायद यही कारण था कि मम्मी का तो समय काटे नहीं कटता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पापा को भी मम्मी की याद ना आती हो। आती तो होगी। भले ही मम्मी का प्रेम कितना भी बंधन से बंधा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने इस प्रेम का असर अपनी पढ़ाई पे नहीं आने दिया। वो पढ़ते हुए हमेशा यही सोचती थी कि पापा उनके साथ बैठे हैं और उनके साथ ही पढ़ रहे हैं। वो पढ़ते पढ़ते अपने ही ख्यालों में पापा को समझाती भी रहती थी और पढ़ाती भी रहती थी। इस तरह से वो ख्यालों में ही पापा को अपने पास भी बुला लेती थी। मम्मी को हमेशा यही लगता था
कि नाना नानी ने भी उनके प्रेम को स्वीकृति दे दी है। यदि ऐसा ना होता तो मम्मी के ख्यालों में उस कमरे में ही रहने वाले उनके मम्मी पापा कभी सपने में आकर उन्हें पापा से मिलने को मना नहीं करते। करते ना। पापा मम्मी का इतना ख्याल रखते हैं। यदि नानी जिंदा होती ना तो वह ऐसे ही तो दामाद की कल्पना करती थी जो कि बेटे के जैसे उनका ख्याल रखे, उनकी बेटी का ख्याल रखे। पर हाँ, पापा घर जमाई तो नहीं रह सकते थे। शायद इसलिए ही तो नाना नानी इस दुनिया से चले गए। अब उन्हें घर जमाई रहने की क्या ज़रूरत है। अब तो मम्मी ही पापा के साथ घर में रहेंगी और फिर नींद आने तक मम्मी उस अनजाने घर की कल्पनाओं में ही खोई रहती थी। पेपरों की शुरुआत हुई तो पापा और मम्मी का फिर से कॉलेज में मिलना हुआ। पेपर ख़त्म होने के बाद वह दोनों एक दूसरे से पेपरों का हाल पूछने की बजाय अपने दिल का हाथ बताने में लग जाते थे। मम्मी के व्यक्तित्व में जितना ठहराव था, पापा के व्यक्तित्व में उतनी ही चंचलता और उतावलापन था। मम्मी ने जब पापा को बताया कि उसकी चाचा फाइनल ईयर में तो उसे कॉलेज ही नहीं जाने देंगे, तो पापा ने कहा तुम्हारी फीस मैं भरूंगा, तो उन्हें क्या समस्या है। अरे नहीं, फीस के लिए नहीं, तब तक तो शायद मेरे पापा की पेंशन भी शुरू हो जाए, तो फीस तो उसमें से भी दी जा सकती है। लेकिन चाची ना मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहती। बिट्टू भैया को शायद पता चल चुका है कि हम दोनों साथ घूमते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि मैं कॉलेज आऊँ। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा से कह दूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर तुम्हारी चाची क्या करेगी। मम्मी को पूरा विश्वास था कि पापा जो कहते हैं ना वो करते ज़रूर हैं। अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया तो चाचा तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमेशा के जैसे मम्मी ने उस दिन भी पापा की कोई बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा के सर नीचे कर लिया। पापा ने मम्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें विश्वास दिलवाया कि जल्दी ही हम दोनों विवाह भी कर लेंगे। वो दिन जब रवि वर्मा ने मालती को विश्वास दिलवाया था कि हमें मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता, मैं तुमसे विवाह ही कर लूँगा, ऐसा कहते हुए जब पापा ने मम्मी का हाथ पहली बार पकड़ा था, शायद पहली बार ही मम्मी पापा के इतने करीब थी कि वो उनकी सांसों को भी सुन पा रही थी और महसूस भी कर पा रही थी। पापा का आत्मविश्वास उस दिन मम्मी में एक नया ही विश्वास दिला रहा था कि वह अकेली नहीं है। अलग होते हुए भी जब प्यार से पापा ने मम्मी के हाथों को चूमा तो मम्मी को उस समय ऐसी अनुभूति हुई मानो उन्हें संसार की सबसे कीमती निधि मिल चुकी है और इसके अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ भी पाने को और बचा ही नहीं है। वैसे भी बोलने का काम तो मम्मी कभी करती ही नहीं थी, लेकिन वह पल ऐसा था कि मम्मी को लगा कि इस पल में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही जी ली है और शायद उनके संसार में आने का सारा सुख और सब कुछ उन्हें मिल गया हो। उस समय वह होटल के फैमिली केबिन में अकेले ही बैठे थे। उन्हें बैठे हुए कितना समय हो गया दोनों को ज्ञात ही नहीं था, लेकिन जब घड़ी देखी तो शाम के 8 बज रहे थे। मम्मी ने घबराकर पापा की ओर देखा तो पापा ने हंसते हुए कहा, अरे पहुंच जाएंगे, आज के बाद तो कॉलेज बंद है, कह देना अपनी चाची से कि अपनी सहेलियों के साथ थी। वो खुद ही समझ जाते थे पापा कि मम्मी कहना क्या चाह रही है, लेकिन मम्मी तो उस दिन इस हालत में थी कि उन्हें खुद का ही होश नहीं था। मम्मी कई बार रुचि से
इस बात को दोहराती थी और हर बात वह रुचि को बताती थी। उस दिन मम्मी ने बताया कि वह उनकी हर बात मान रही थी, विश्वास कर रही थी। उन्हें ऐसे लग रहा था मानो किसी जादूगर ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। होटल से निकलकर वह पापा के साथ बाइक पर बैठी और यूं लग रहा था जैसे वो कहीं उड़ रही हो। पापा ने उन्हें घर छोड़ दिया। हालांकि पापा तो करोल बाग में ही रहते थे। उधर से उनको जब पापा ने बस स्टॉप पर छोड़ा तो मम्मी को लगा मानो वो कोई नींद से जाग चुकी हैं। फिर उन्होंने देखा, अरे अब तो बहुत रात हो चुकी, लेकिन फिर भी वह बाइक पर जाते हुए पापा के उड़ते हुए बालों को ही देख रही थी। घर पहुंचने पर हमेशा के जैसे चाची ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? तो मम्मी ने वही जवाब दिया, आज आखिर का पेपर था तो सब सहेलियां बाहर खाना खाने चली गई। चाची ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुड़िया ने वैसे ही चिल्लाते हुए कहा, ये मौज होती है, नाम पढ़ाई का और मज़े से घूमो। हम तो कमाई में ही लगे रहे, सारी दुनिया के कपड़े सिलते रहते हैं, फिर भी होटल में खाने के पैसे तो आज तक नहीं मिले। चाची चुप थी, लेकिन गुड़िया का कुछ भी कहना उस दिन मम्मी को चुप ही नहीं रहा था। वो तो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। चुप करके वह अपने कमरे में आ चुकी थी। अनायास ही कमरे में पड़े शीशे पर जब उनकी नज़र गई तो सच में ही वो बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने अपने बाल खोले तो लंबे से बाल जब अपने ही कंधे पर लहराए तो यूँ महसूस हुआ मानो रवि इन बालों के पीछे खड़े होकर उसको देख रहे हैं। मन हुआ कि पीछे मुड़कर फिर से इन बालों को उसके ही कंधों पर डाल दे, और फिर ये ख्याल ही तो था, परंतु रवि की सुगंध शायद वह अपने साथ ही ले आई थी, क्योंकि उसे हर जगह से रवि की ही महक आ रही थी। अपने हाथों में वही गर्माहट रह रह कर आ रही थी, जबकि रवि ने अपने गर्म हाथों से उसके डरते हुए ठंडे हाथों को छुआ था। उसे जो सुकून मिला था और एक नया एहसास था, वह एहसास मानो उसमें रच बस चुका था। आज उसे अपना हाथ भी बहुत कीमती महसूस हो रहा था। मन में आया कि अपने हाथों में मेहंदी लगा लूं, और फिर अपने आप ही एक शर्म की लालिमा उसके चेहरे पर घिर आई और वह खुद ब खुद मुस्कुरा उठी। अपने ही ख्यालों में खोई हुई वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे, और बहुत बेचैन हो रही थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद जी।